मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अच्छा, हाँ। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आवाज विल आ रही है सर डिस्कस आपकी? टुडे वी विल डिस्कस between law and society. As a man of law or a student of law and a student of sociology, today I will share some idea of the very much social scientists as well as the legal luminaries and the behavior of the people in the society. So the Supreme Court and High Court have given so many judgment in favor of the vulnerable section of the society for a bright nation as well as the vibrant society. ये जो समाज है, इस समाज एक बहुत बड़ा परिबल है, क्योंकि जो समाज है वो समाज क्या है उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन आप सब सोशियोलॉजी वाले जानते हैं कि जो समझू लोग होते हैं, जो प्रूडेंट होते हैं, उन्हीं से समाज बनता है। यानी कि सामाजिक चेतना की जो हम बात करते हैं, वो जो बौद्धिक लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिसकी संवेदना होती है, वो लोग समाज चलाते हैं और समाज में रहते हैं। तो ये जो समाज में आदिकाल से आ रहा है, ऐसे पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में है कि कोई भी चीज कायमी नहीं है, हर चीज में परिवर्तन आता है और परिवर्तन ही कायमी है, चाहे वो परिवर्तन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। और सोसाइटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोसाइटल मॉरल के ऊपर डिपेंड करती है। और सोसाइटल मॉरल क्या होता है? जो हम अपने आजू बाजू में जो कुछ घटनाएं घटती है, उसका एक्शन और रिएक्शन आता है, उसके हिसाब से सोसाइटल एक व्यू बनता है और उसके हिसाब से पूरा समाज चलता है। ये कैसे व्यू बनता है, कैसा बनेगा, किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, ये कोई एक के डिसीजन के ऊपर नहीं होता है, लेकिन ये पूरा एक कंसोलिडेट करके, पूरा वो एक्यूमुलेट करके एक व्यू बनता है। उसके आधार पे सोसाइटल अप्रोच जो बनता है। तो पहले तो कानून नहीं होया करता था, ये जो सामाजिक रचना ही ऐसी होया करती थी, उससे समाज चलता था। लेकिन जैसे जैसे आप सब जानते हैं कि जब पहले आदमी का जन्म हुआ हो, ऐसे ही वो रहता था। आस्ते आस्ते विज्ञान में तरक्की हुई और ये झाड़ पान के कपड़ों से या खाल से अपना शरीर ढकने लगा। फिर चमड़ों के कपड़े आए, फिर ये अपना कपड़े आए, फिर झाड़ के ऊपर रहता था, फिर वो घेटों में रहने लगे, फिर एक कबीला बना, फिर गांव बना, नेशन बना। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट नेशन थियरी बोलते हैं, वो सारी बनने लग गई। एक मिनट, अभी हम मेन स्क्रीन पे आ जाता हूं मैं। जो समाज में तरक्की होती है, यानी कि जो प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है, वो दोनों साइड से होते हैं। कई बार वो पॉजिटिव भी चेंज लाता है, कई बार नेगेटिव भी चेंज लाता है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चेंज आता है, तो जो आम आदमी है उसकी दिक्कतें बढ़ती जाती है। और आम आदमी हमारे वहां ज्यादा होते हैं, हर समाज में आम आदमी ज्यादा होते हैं। तो उसकी तकलीफ या दिक्कत दूर करने के लिए बौद्धिक लोगों ने, तत्वविदों ने एक कानून का गठन किया। जब स्टेट बना, बाद में कानून आए। जब स्टेट नहीं होया करता था, तो जब प्रिंसली स्टेट या प्रिंस होया करते थे, तो राजा बोलता था, वही कानून होया करता था। धर्मशास्त्र के अनुसार राजा न्याय करता था। अभी ये जो हमारा जो कोडिफाइड लॉ है, यानी कि जो असेंबलीज ने लॉ बनाए हैं, वो लॉ के हिसाब से हम पूरे समाज को संगठित करना चाहते हैं। तो एक कानून बाद में आता है। हम लॉ में पढ़ाते हैं कि व्हेन द सोसाइटी फेल, लॉ इमर्ज। जब समाज में विफलताएं आती है या सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता है, तब कानून बनता है। और कानून है अपने विविध प्रकार के हथकंडों लगाने से के बाद में पूरे समाज को एकत्रित करने का प्रयास करता है। तो ये जो समाज है वो कानून से भी चलने लग गया है। पहले नैतिकता के आधार पर चलता था, अभी कानून के आधार पर चलता है। तो ये सोसाइटी एंड लॉ जो है, उसका चोली दामन का साथ है। न सोसाइटी है तो न कानून है, न कानून है तो सोसाइटी नहीं। अभी आप कोई भी जगह पे देखो तो ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसी कोई समाज व्यवस्था नहीं है
जिसपे कानून ना हो। मैं तो यहाँ तक कहूंगा आदमी के जन्म से पहले कानून लागू हो जाता है और आदमी के मृत्यु के बाद में भी कानून उसका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि अनबॉर्न बेबी के लिए भी कानून है और जो आदमी गुजर गया है उसकी प्रॉपर्टी को सेट ऑफ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो हम जो बोलते हैं हमने बहुत सारी तरक्की की है, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन जहां तक मोरालिटी की बात आती है, आप हर रोज पेपर में पढ़ते होंगे कि ये महिला के साथ ये हुआ, ये बच्चों के साथ ये हुआ, और ये लॉकडाउन के हिसाब में आपने देखा होगा कि जो टीनेजर बच्चे हैं उसके साथ में कैसा दुर्व्यवहार हुआ। तो ये क्यों होता है? हम बोलते हैं हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहाँ आगे बढ़े हैं? आगे की साइड में आगे बढ़े हैं या पीछे की साइड में आगे बढ़े? वो हमें एक सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसा अभी बढ़ने लग गई है। जो पहले घटनाएं कम होया करती थी, अब वो घटना ज्यादा बनने लग गई है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं उसको टालने के लिए our prudent people, our freedom fighter, and the finally the constitutional drafter make a certain provision in the Constitution of India. So the India will remain a unique country in the world and maintain the old heritage which will prevail all over the world 100 or 200 years ago. Then they give the Constitution, and the Constitution is nothing but a set of rules. ये जो set of rule है उसको हम फॉलो करेंगे तो कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और किसी को दिक्कत नहीं रहेगी तो सोसाइटी अपने मूल्यों के आधार पर चलेगी। तो ये जो सोसाइटी में हम बोलते हैं कि ये जो विफलताएं ज्यादा आ रही है, या जो हम समरसता बोलते हैं वो नहीं है, समानता नहीं रही है, तो उसके लिए देखा जाए तो ये जो समाज है उसमें दो प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर है डिविजिव फैक्टर, और दूसरा जो कानून है, कानून जो है, कानून एंड सोसाइटी जो है उसका इंटर रिलेशन कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो हमारी सोसाइटल इंस्टीट्यूशन थी उसके साथ में एक कानून का नाता जोड़ दिया है, ताकि ये जो डिविजिव फैक्टर है वो डिविजिव फैक्टर हावी न हो जाए और डिवीजन कम होने लगे। जैसे डिविजिव फैक्टर यानी के बागलावादी परिबल, ये ऐसे हमारी आप देखें तो आजादी के बाद में हमने बहुत सारी तरक्की की है। आजादी के बाद में हमने शिक्षा में बहुत सारी तरक्की की है, शिक्षा में स्पेशलाइजेशन ज्यादा किया है। अपना सोशियोलॉजी भी ले लो, पहले सोशियोलॉजी अलग सब्जेक्ट नहीं होया करता था, फिर सोशियोलॉजी अलग सब्जेक्ट बना, सोशियोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचें आने लग गई, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग सब्जेक्ट आने लग गए। अभी तो शायद कोविड का भी एक चैप्टर आ जाएगा। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करता है, सोसाइटी तरक्की करती है, ऐसे ऐसे नए पहलू आते रहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। तो आजादी के बाद में बहुत सारी संस्थाएं खुल गई, स्कूलें खुल गई, कॉलेज खुल गई, कॉलेज में भी अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार खुल गई, हर धर्म के धर्म स्थानों बढ़ गए हैं, लोगों की आबादी बढ़ी, कानून भी बढ़ा, जेलों की संख्या भी बढ़ी। जो एजुकेशन बढ़ा तो कानून क्यों बढ़ाना पड़ा, जेलों की संख्या क्यों बढ़ाने पड़ी? क्योंकि एक गुनहगारी जो है वो भी बढ़ गई। तो हम बोलते हैं हमने तो शिक्षा का बहुत बड़ा प्रयोग किया, बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी, 80% तक हम लोग पहुंच गए, कई राज्य में 99% तक एजुकेशन दे दिया, कई डिस्ट्रिक्ट में 100% हमने एजुकेशन दे दिया। तो ये दिन प्रतिदिन अपराधियों की संख्या क्यों बढ़ती है, विक्टिमों की संख्या क्यों बढ़ती है कानून के होने के बावजूद भी? तो ये हमें सोशल साइंटिस्ट होने के नाते ये सोचने के लिए मजबूर करता है। लॉ वाला तो लॉ बना के छोड़ देगा, हम कानून में सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं उसको पाऊंगा, उसमें कहते हैं लॉ इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कानून से हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। साथ में ये भी पढ़ाते हैं लॉ कैन नॉट फंक्शन इन ए वैक्यूम, जहां शून्यावकाश है वहां कानून काम नहीं करता है, कानून को हमें मोटिवेट करना होता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। वी हैव टू पुट द मशीनरी इनटू द मोशन। तो कानून को हमें कार्यान्वित करने के लिए भी आदमी चाहिए। तो हमारे पास कैसे आदमी है?
how they will implement the law, how people follow the law, how they support the law, how the people behave in the society, whether they are the law-abiding citizen or law violators. तो ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। तो हमने साइंटिफिक तरीके से बहुत सारी तरक्की की। एक बार का जो टीबी, जो महारोग या राजरोग बोला जाता था, आज हम अपने घर में बैठ के टीबी की ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमारा घर में हमारे बच्चे भी सलामत नहीं है। हम बाजू वाले से बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अपने घर में अपने बच्चे सलामत नहीं है। उसके चाचा चाची, कोई भी बच्चा है, कोई भी सेक्स का हो, मेल फीमेल, तो अपने घर की चार दीवारों में बच्चा सलामत नहीं है। तो हमने कैसी समाज व्यवस्था समाज को दी? As a sociologist, we have to ponder over it and try to give the solution by educating the society. तो हमने अभी तक पूरा मास ही बनाया है। We don't create a class, we have masses. हमने मास बनाया, जत्था बनाया है, कोई वर्ग नहीं बनाया है। वर्ग माने कि एक सामाजिक वर्ग, जो बुद्धिशाली का वर्ग, वो बनाने में हम विफल रहे हैं। तो मेरी जो बात ये है कि ये हमारी सोसाइटी में दिन प्रतिदिन अत्याचारों की संख्या है, और कौन उसका शिकार बनता है, विक्टिम कौन बनता है? तो हम सोचते हैं वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हु इज वल्नरेबल, उसकी हम डेफिनेशन नहीं कर सकते। आज मैं फिजिकली फिट हूँ, लेकिन 4-5 मुस्टंडे लोग आ गए तो मुझे भी गिरा सकता है, तो मैं भी वल्नरेबल हूँ। Vulnerability is decided on the situation, not on the physique of one. कैसी परिस्थिति आती है उसके ऊपर से हम वल्नरेबिलिटी को तय कर सकते हैं। तो ये हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए आजादी के बाद में बहुत सारे कानून बने हैं, आजादी से पहले भी बहुत सारे कानून बने हैं। और दूसरी बात, एक कानून समाज को बदली कर सकता है और समाज भी कानून को बदली कर सकता है, क्योंकि ये जो हमारे जो समाज सेवक होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, वो समाज में घूमते हैं और समाज को कैसा कानून चाहिए, या तो प्रवर्तमान कानून में क्या डिफिकल्टी है, कौन सा संशोधन करना चाहिए, क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, या तो नया कानून लाना चाहिए, वो सोचते हैं। और जब एक धारागृह मिलता है तो उसमें चर्चा करते हैं। यदि समाज को नए कानून की जरूरत है तो नया कानून भी बनाने के लिए उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो समाज जो है वो कानून को बदली कर सकता है और कानून समाज को भी बदली करता है। देखिए, सती प्रथा पहले एक सामाजिक घटना मानी जाती थी। पीपल वर एक्सेप्टेड वेरी रिलीजियसली एंड पायसली, एंड राजा राम मोहन राय एंड सजानंद स्वामी एंड विलियम बेंटिंग एंड ये सब लोगों ने मिलकर प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट बना दिया। तो हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं वो बच गई। नहीं तो एक औरत आदमी उसका घर वाला मर जाता था तो उसको ढोल नगारा बजा के, चाहे उसकी आवाज सुनने में ना आए, वो बड़ा रिलीजियस फंक्शन माना जाए या सामाजिक, वो उसको वहां बिठाया दिया जाता था या वो बैठ जाती थी। हमारा मुद्दा ये अभी नहीं है। तो उसको हमने नलिफाई कर दिया। तो क्यों? ये समाज ने बोला ऐसा कानून होना चाहिए ताकि ये जब कोई आदमी का औरत का पति मर जाता है तो पत्नी को क्यों मारा जाए। तो ये जो समाज ने कानून बनाया। दूसरी ओर देखे तो ये समाज में बाल विवाह ज्यादा होया करते थे, तो हमने मैरिज की एज तय की। पहले 15 साल लड़की की उम्र, 18 साल 21 की होया करती थी, जो शारदा एक्ट बना 1935 में। फिर उसको बढ़ा के 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र बढ़ा दी। क्यों? कि उसके बहुत सारे सोशियो लीगल एंड साइंटिफिक रीजन होया करते थे। एज जो है, whether they are fit to be a good parents and provide a parenthood with socio-economic responsibility, ये समझते हुए ये एज बढ़ा दी ताकि हर नया बच्चा फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट होए, ताकि आगे जाके हम एक सुदृढ़ आदमियों का एक संसार और समाज रचना बनाए। तो ये कानून और समाज
को हम अलग नहीं कर सकते हैं। और अभी तो बात ऐसी आ गई है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कानून के दायरे में नहीं है। शायद 20-25 साल पहले हो भी सकती थी, वो आज नहीं है। और समाज व्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि कब खड़ी होगी वो कहना भी मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमने केयर एंड टेक एक कानून ऐसा बना है, बुजुर्ग व्यक्ति का मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, सीनियर सिटीजन एंड ओल्ड एज पेरेंट वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज पर्सन एक्ट 2009 में बना है। मतलब कि किसी आदमी को अपने माता पिता की या अपने चाचा चाची ने उसको प्रॉपर्टी दी है या देने का वादा किया है, तो उसकी केयर लेना ये बच्चे की जिम्मेवारी है। मेरे पिता की केयर लेना, मेरे पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो मैं उसकी केयर नहीं करता हूँ, मैं उसका देखभाल नहीं करता हूँ, उसके लिए मेरे पिताजी को कोर्ट में जाना है। देखो हम 2009 में वहां पहुंच गए, फिर भी हम क्या बोलते हैं, बूढ़े लोगों को साइंस मालूम नहीं था, बहुत पिछड़े हुए लोग थे। अरे कितने सोशलवादी थे, कितने सोशल एक्टिव थे। और आज एक कानून होने के बावजूद भी ये कितने सारे वृद्धाश्रम समाज में बने हैं, कितने सारे अनाथ आश्रम ऑर्फनेज बने हैं। तो हमने किस तरह से तरक्की की है, ये एक सोशल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हमें सोचने की आवश्यकता है। उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर जिम्मेवार नहीं भी हो सकता है या मजबूरी भी हो सकती है। मैं एहतियात के तौर पे बताऊंगा कि अभी वन फैमिली वन चाइल्ड की फिलोसॉफी चल रही है। कोई बच्चे को अभी चेन्नई में सर्विस मिली, उसके माता पिता यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ रिटायर हुए, तो बोले कि मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ और मैं रिटायर होकर चेन्नई में आके क्या करूंगा, और मैं देहात से हूँ, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, चेन्नई में लोग हिंदी भी नहीं बोलते हैं, मुझे अभी तमिल की आने की सीखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तमिलनाडु में आके क्या करूंगा। और वो यहाँ बीमार हो जाते हैं तो कौन रखेगा उसको, बच्चे को यहाँ आएगा तो पैकेज कम मिलेगा, तो उसकी केयर कौन करेगा, तो उसको कंपल्सरीली ओल्ड एज होम में जाना पड़ेगा। नाउ इट बिकम नेसेसिटी, earlier it was kicked out from the house, even though it may be now also, but now it become a necessity due to societal pattern is change, so we have to accept it। तो ये भी एक मजबूरी है। तो ये एक उसका एक नया पहलू भी निकला है। तो मेरा कहने का ये है, कई चीजें जो पहले आवश्यक नहीं थी वो अभी आवश्यक हो गई है। मैं आपके साथ में ये बात कर रहा था, डिविजिव फैक्टर, ये जो बागलावादी परिबल है, ये जो समाज को तोड़ता है। पहले के लोग क्या करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे। अभी समाज में तोड़ने वाले जो फैक्टर्स है वो ज्यादा हो गए हैं। इतिहास के तौर पे आप देखेंगे तो पहला फैक्टर क्या है, कास्ट, जातिवाद। दूसरा आता है सेक्स, मतलब कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री है, ये थर्ड जेंडर है। एक आता है रिलीजियन, धर्म, मैं एक्स धर्म से बिलोंग करता हूँ, ये वाई धर्म से बिलोंग करता है। तो ये धर्म के आधार पर लोग बट गए हैं। इतना नहीं, एक धर्म के अंदर भी बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे सबसेक्ट है, बहुत सारे संप्रदाय है, और एक विचारधारा के संप्रदाय में अलग अलग फिरके हैं, वो भी सामने मिलते हैं तो दूसरों से मुंह घुमा लेते हैं। तो दूसरे फिरकों के साथ में उनका व्यवहार क्या होगा वो इससे हमें पता चलता है। एक फैक्टर आता है लैंग्वेज, जो भाषा है, भाषा के आधार के ऊपर भी एक बड़ा डिवीजन हो रहा है, एक किस कौन सी भाषा बोलता है उसके ऊपर है। चौथा आता है प्रांतवाद, प्रदेशवाद, ये प्रांत से, अरे आप गुजरात में देखो, मैं गुजरात से अहमदाबाद से हूँ, बोलेगा ये तो साउथ गुजरात से है, ये तो नॉर्थ गुजरात से है, नहीं मैं तो सौराष्ट्र से हूँ, नहीं मैं काठियावाड़ से हूँ, मैं कच्छ से हूँ, मैं सेंट्रल गुजरात से हूँ। एक गुजरात इज वन स्टेट,
But even though due to this typical type of geography, there is a division geographically, but now people is also divided looking to the topography or the geography of a particular piece of land. And due to this division, the language is different. तो ये जो रीजियन है, ऐसा पूरे देश में बहुत सारे जो राज्य के हिसाब से और एक सारे राज्य के अंदर भी अलग अलग प्रांत होते हैं, वो एक दूसरे से भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारा जैसा नहीं है। दूसरा एक आता है सोशल स्टेटस की भी बात आती है, ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, और उसका मल्टीप्लाई होता है। एक कास्ट वाला, एक रिलीजन का, एक लैंग्वेज का दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे रीजन में जाता है, तो उसके सबसेट होते हैं, तो वो उनके साथ में कैसे नाता जाता रखते हैं। तो हम एज ए नेशन एक जो टेक्सचर बनना चाहिए, इंडिया इज ए वन, वो नहीं बना पाते हैं, या बना हुआ है उसको हम छेद कर देते हैं कि ये प्रांत से है, ये भाषा है, ये धर्म का है, ये बोली बोलता है, तो उसके हिसाब से हमें जो एक सूत्रता मिलनी चाहिए वो एक सूत्रता नहीं होती है। तो हम भारतीय होके, हम एक इंसान होके समाज के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, और फिर उसके अंदर पॉलिटिकल एंट्री आती है, पॉलिटिक्स आता है। तो देयर इज पावर फ्यूअल ऑन द फायर, जो आग होती है उसमें और एक फ्यूअल डालता है तो एक बहुत बड़ा फायर होता है। और आज हम सब लोग देख रहे हैं कि ये जो मसला है उसको कैसे हल किया जाए। कानून तो है, तो कानून ने क्या किया, हमारे संविधान के अंदर ये जो हमारे डिविजिव फैक्टर जो है उसको एक इंस्टीट्यूशन मान के, उसको कोई प्रकार का भेदभाव न रहे वो जोड़ने का प्रयास किया है। जैसे हम देखें कि आर्टिकल 12 देखें तो स्टेट है, राज्य है, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं रख सकता, ऐसा संविधान का अनुच्छेद 14 बोलता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इक्वालिटी बिफोर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो राज्य सबके साथ में समान व्यवहार करेगा। अब देखना स्टेट की जो डेफिनेशन दी है उसमें स्टेट मतलब राज्य भी आता है, केंद्र सरकार भी आती है, पार्लियामेंट भी आती है, वैधानिक संस्थाएं भी आती है, संवैधानिक संस्थाएं भी आती है, पंचायती राज भी आता है, और ग्रांटिंग एड भी संस्थाएं आती है। और आप सभी भी जो भी कॉलेज में काम करते होंगे, एक कॉलेज में आप देखेंगे तो हर अलग अलग प्रांत के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, अलग अलग मदर टंग वाले लोग होंगे, है ना। आप देखना क्यों, और आपके इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे आपका धर्म क्या है, क्योंकि एक धर्म के आधार पर, एक ज्ञाति के आधार पर, एक प्रदेश के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं रखा जाएगा। क्यों, हम सारे भारतीय है। तो अनुच्छेद 14 जो है ये उसके ऊपर बोला। अनुच्छेद जो 15 है वो बना दिया कि किसी धर्म व्यक्ति के धर्म के और जाति के अनुसार में सामाजिक स्थलों के ऊपर आने जाने का मनाही नहीं कर सकते हैं। ये जो बावड़ी है, तालाब है, गार्डन है, एंटरटेनमेंट प्लेसेस है, उसके अंदर कोई व्यक्ति को एक ज्ञाति जाति या बर्थ प्लेस के हिसाब से प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। क्यों, हम सब भारत के लोग हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। कोई आदमी का जन्म एक स्टेट में हुआ, वाई कम्युनिटी में हुआ, जेड लैंग्वेज वाले फैमिली में हुआ, उसमें उसका प्रधान क्या है? कोई किसी का खुद का कोई प्रधान नहीं है। तो हम कौन होते हैं उसके हिसाब से उसको अलग रखने वाले। देखो कितनी बड़ी फिलॉसफी हमारे संविधान बनाने वालों ने वो टाइम सोची है, लेकिन आज हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं? हम जोड़ने में लगा रहे हैं या तोड़ने में लगा रहे हैं? ये एक सोचने की बात है। दूसरा आता है ये जो संविधान जो बना है
वो संविधान के आधार से कानून बनता है। कानून में इक्वालिटी की बात की है, लैंग्वेज का एक बड़ा चैप्टर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक लैंग्वेज कमीशन होगा, स्टेट की भाषा होगी, कौन सी भाषा में ये पत्र व्यवहार होगा। ये सारा क्यों बनाया है? क्योंकि ये लैंग्वेज के हिसाब से किसी के साथ अन्याय ना हो, तो ये इंटर रिलेशन कर दिया है। दूसरा, हमने कानून बनाया है। ये कानून क्यों बनाया है? अच्छे समाज के लिए बनाया है। और जो ऐसे कानून होया करते थे उसको नलिफाई कर दिया है। जैसे कि अनटचेबिलिटी समाज में होया करती थी, तो हमने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो लगा दिया है एससी और एसटी के लिए। आप सबको पता है कि आप किसी को जातिवादी कमेंट करके क्या उसके राइट को डिप्राइव करने के लिए कोई भी चेष्टा नहीं कर सकते हो। क्यों? उसमें उसका क्या कसूर है? तो ये जो कोई ये वर्ण क्या है, कोई अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है या ए कास्ट का है, ए रिलीजन का है, उसके हिसाब से हम किसी के साथ कोई भेदभाव भरी नीति अख्तियार नहीं कर सकते जो सदियों से चली आ रही थी। इतना ही नहीं, उसको आगे लाने के लिए संविधान में भी प्राविधान किया है कि उसको कैसे आगे लाया जाए। तो उसके लिए रिजर्वेशन प्रथा और जो आर्टिकल 16 में दिया है बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि एक राजघराने का व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, एक अपर कास्ट का व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, तो उसको भी आगे लाने के लिए संविधान में प्रावधान किया है। इसको हम एसीबीसी की व्यवस्था या ओबीसी कहते हैं। और अभी पिछले 2 साल में देखा हमने इकोनॉमिक सोशल बैकवर्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का भी प्रावधान किया है, क्योंकि हमें तो एक राष्ट्र का विकास करना है। तो ये विकास कैसे हो सकता है? हाउ वी कैन मेक ए प्रोग्रेस। सो जो गांधी जी की बात थी अंत्योदय, पिछड़ा आदमी जो है उसको भी हमें आगे ले जाना है। तो ये संविधान में ये रचना बनाई गई, जो पीछे वाला आगे आता रहेगा तो पीछे कोई रहेगा ही नहीं। तो ये जो लॉ एंड सोसाइटी है उसका जो इंटरकनेक्शन एंड इंटरैक्शन है, उसका इंटरैक्शन बनना चाहिए, उसका इंटरैक्टिव होना चाहिए, उसका एक दूसरे के साथ में मिलके एक बड़ा अच्छा सोसाइटल टेक्सचर बने, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। जैसे वो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा है कि ये सोसाइटी जो है ये हमारे शरीर जैसी है। कैसे शरीर जैसी है? आप सबको पता होगा कि किसी को एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो या किसी को सर दर्द होता हो, हम बोलेंगे चलो उसकी शादी में चलते हैं, फ्रेंड की शादी है, शादी में जाके बड़ा खाना खाते हैं, बड़ा खाना रखा है, मजा आएगा। तो हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अरे भाई, दूसरे हाथ से तो खाना खा सकता है, तो मूवी देख सकता है, सर दर्द है तो आंख से मूवी देखनी है। लेकिन हमारा एक ऑर्गन को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा ऑर्गन जो एंजॉयमेंट है वो भुगत नहीं सकता है। अरे हम कुछ खाना के बाद में बड़ी शौक खाते हैं और वो दांत में घुस जाती है, तो हमारी जीभ बार बार वहां जाती है। क्यों? क्योंकि वहां कुछ तकलीफ है। तो समाज का कोई एक वर्ग पीड़ित है तो बाकी का जो अंग है उसको वेदना होनी चाहिए। और ये वेदना कब होगी? जब उसमें संवेदना होगी। तो ये संवेदना हम कैसे ला सकते हैं? ये संवेदना हम उसको एजुकेशन के थ्रू ला सकते हैं। और एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हम सब में संवेदना लाए। डिग्री से नहीं होगा। जैसे पंडित रविशंकर महाराज ने कहा है, there is a difference between education and literacy. Literacy have a 3 ingredients: read, write and calculate. जो लिटरेट आदमी करता है, what the educated man do? Educated
Our education also have three concern. They have a heart, mind and limb. जो अपने दिमाग से सोचता है, हृदय से संवेदना अनुभवता है और अपने हाथ पांव से काम करता है, और यही आदमी जो है वो शिक्षित एंड दीक्षित है। डिग्री से नहीं हो सकेगा। ये जो डिग्री है वो डिग्री तो पेपर डिग्री है, और जो आदमी एजुकेटेड होगा, एजुकेटेड मैन इज सिंसियर, सीरियस, रेगुलर, पंक्चुअल, committed, everything followed by him. इसी तरह एजुकेशन विद लिबरेट आस, सा विद्या या विमुक्ति, जिससे जो हमारी जो उपाधियां है, जो हमें जरूरी नहीं है, जिससे समाज का कोई विकास होने का नहीं है, या कोई ऐसी जो बोलते सुपरस्टिट्यूएशन है, वो सारी चीजों से हमें मुक्त करता है। जैसे गुजरात विद्यापीठ जो गांधी जी ने 1920 में बनाई थी, भाई उसका शतक ईयर चल रहा है, उसका मोटो ही यही है, सा विद्या या विमुक्ति। तो एजुकेशन का काम ही है। आज हम सारे सब लोग लिबरेट लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि वी आर लिटरेट नॉट द एजुकेटेड। तो हम एजुकेशन देने से सबको ये कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है, ये कैसा लॉ बनाना है वो कौन तय करेगा? सोसाइटी तय करेगी। सोसाइटी में कैसा कानून चाहिए, और एक कानून है या नहीं है, उसका राज्य एक देखेगा, और नहीं है तो उसको बनाएगा, काम नहीं करता है तो उसको कैसे काम कराया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो भी। अभी देखिए पर्यावरण के कानून 1986 के बाद में बहुत सारे बन गए। क्यों बने? उसकी जरूरत पड़ी, हम फेल हो गए, बहुत सारा हमने एनवायरनमेंट को नुकसान किया, तो पर्यावरण के कानून बना दिए, और बहुत सारे कानून बने। ये बैटरी हैंडलिंग रूल्स बनाया, हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल एक्ट बनाया, डोमेस्टिक वेस्ट डिस्पोजल रूल्स बनाया, नॉइज पॉल्यूशन रूल्स बनाए। क्यों बनाए? आदमी की सुखाकारी के लिए बनाए। तो कानून और सोसाइटी एक दूसरे के बिना चल नहीं सकती है। हाँ, एक बात यह है कि जितना सोसाइटी झड़प से बदलाव लाती है, इतना कानून जल्दी से बदली नहीं हो सकता या बन नहीं पाता है, क्योंकि उसमें भी कानून खुद जिम्मेवार नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल एज ए सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है उसको एजुकेट करने का काम हमारा है। तो ये बहुत सारे कानून देखिए, ये महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, नौकरी करती महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, उसका कानून था ही नहीं। तो 1996 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक कोई भी जगह हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां जो बहनें काम करती है उसका जातीय शोषण न हो, उसकी जिम्मेवारी उसके एम्प्लॉयर की है। और उस ये जब तक कानून नहीं बनता है तब तक ये जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। और ये 2013 में कानून बना। इतने साल क्यों लगे? एज ए सोशियोलॉजिस्ट वी हैव टू थिंक इट, व्हाई वी आर नॉट कंपेल्ड our legislative body to enact urgently the law which was suggested by the highest authority of law in India, means the Supreme Court of India. We are responsible, and we never say we are always thinking I. If we think तो काम जल्दी हो जाएगा। हम बोलते ही है, हम कभी होते नहीं है। मैं ही होता हूं, और जब मैं ही होता हूं तो हम होते नहीं है। तो हम नहीं होते तो काम कैसे होता है? तो ये 2013 में ये प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ वर्किंग वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो 2013 में बना। फिर 2016 में यूजीसी ने गाइडलाइन दी कि यदि कोई संस्था ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेगी,
तो उसका 12B एंड 12F से उसका डिलीट किया जाएगा, उसका नाम निकाल दिया जाएगा। क्यों? कानून बनाया। क्योंकि हमारी जो बहनें काम करती है उसको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी, ये कानून बन गया। अभी देखो, मैंने पहले बताया सोसाइटी एंड लॉ का रिलेशन। पहले भी बहनें काम किया करती थी, अभी भी करती है। अभी तो हमने विमेन एम्पावरमेंट एक दशक भी चलाया था, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बनाया। बहुत सारी महिलाएं अभी तो बॉर्डर के ऊपर अभी तो कमांड भी कर रही है, फाइटर प्लेन भी चला रही है। अभी ये जो अपने नए प्लेन आए फाइटर प्लेन, वो भी महिलाएं चला रही है। इतनी सारी शक्ति उनमें है। तो समाज ने उसके प्रति जो पहले नहीं होया करता था, ऐसा क्यों अभी हो रहा है? क्यों हमारी मानसिकता एक महिला के प्रति सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की हो गई? हु आर रिस्पॉन्सिबल? हमें सोचना चाहिए। हम उसको महिला को महिला के हिसाब से देखते हैं या कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरफ से देखते हैं? हम मानेंगे समाज। अब देखो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में नौकरी करती महिलाओं की छेड़छाड़ हो रही है। हर हफ्ते हर कोई न कोई कोने में एक दो किस्से आते रहते हैं। नहीं आते हैं उसकी मैं बात नहीं करता हूं। आप भी शायद कोई कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट सेल कमेटी के मेंबर भी होंगे, क्या आप सुना भी होगा। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बोर्ड भी लगाया होगा, एक नंबर भी दिया हुआ है। क्यों है इसमें? कितनी तरक्की की हमने। हम चंद्र के ऊपर कॉलोनियां बुक करने लग गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम करने, अरे हमारी बहन नौकरी को जाती है तो हमें चिंता रहती है। क्यों? ये तो बड़ी ऑफिस में काम करती है, तो चिंता आएगी। हमने क्या प्रोग्रेस किया? वी हैव टू socially audit the society, not only the accountancy audit or accounting audit, but we have to social audit where our morals go. कई राज्यों में, कई सिटियों में 6-7 बजे के बाद में औरतें बाहर नहीं निकल पाती है। और रोज पेपर में आप देखेंगे, आज भी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि गैंग रेप हुआ। That means we fail to make society in social order. It may be an individual matter, but as a collective, we the teachers are responsible, not educate the society. And teachers mean from primary to the university teachers. तो हमारे इतने सारे मंदिर बने हैं, इतने सारी शालाएं बनी है, इतने सारे कानून है, तो क्राइम कम होना चाहिए। शिक्षा भी बढ़ती है, धर्म भी बढ़ता है, तो गुनाह क्यों बढ़ता है? कानून क्यों क्रिमिनल्स क्यों बढ़ते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। ये जैसे शिक्षण बढ़ता है, जैसे लाइट आती है तो अंधेरा चला जाता है, किसी को भगाने की जरूरत नहीं रहती है। Absence of light is darkness, and when the light came, darkness have to go. It's not required to be kicked out. But here, darkness and sunlight both prevailing at the same time. That means we are not working accordingly. We are not fit for a good societal human being. तो हम क्या कर रहे हैं? ये बड़ी एक सोचने की बात है। आज एक्स के साथ हुआ, कल वाई के साथ भी हो सकता है। तो दिन प्रतिदिन ये अपराध की संख्या नहीं, अब विविध प्रकार के अपराध भी बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो ये जो होम मिनिस्ट्री है उसकी एक ब्रांच है, क्राइम इन इंडिया करके उसका मैगजीन आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक वेबसाइट है, आप उस पे जाना। 1953 के बाद में हर साल के
कौन से राज्य में कौन से कानून के तहत कौन की दफा के तहत कितने अपराध हुए, अपराधी की आयु, अपराधी की आमदनी, अपराधी का स्टेटस, सारे स्टैटिस्टिक उसमें दिए जाते। तो पिछले 15 सालों में महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति जो कानून है उसका हनन होने की संख्या जबरदस्त बढ़ रही है। तो हमने तरक्की कहाँ की? आपको एक उदाहरण में देता हूं, शायद कई लोगों ने ओरिएंटेशन में सुना भी होगा मुझे, कि 1973 तक ये जो बुक पब्लिश होती थी उसके अंदर ये जो सेक्सुअल असॉल्ट अभी बोलते हैं लॉ में, यानी कि रेप का उसमें नंबर नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उसके नंबर बहुत कम होया करते थे। It was negligible, so it was not required to be mentioned, so it was very meager amount, so it was not mentionable, so it was not mentioned. Now after the 1974-75 it break all the record and it is highest number till today. क्यों? ये हमारा प्रोग्रेस दिखाता है, ये हमारा एजुकेशनल ग्रोथ दिखाता है, ये हमारा सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट दिखाता है, ये हमारी डिवेलपमेंट ऑफ मॉरलिटी दिखाती है। पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों? किसी ने सोचा इसके बारे में? बच्चे के ऊपर प्रति अपराध, ये 97 के बाद में एक नया चैप्टर चालू हुआ क्राइम इन इंडिया में। पहले होया करता था ऑफेंस कमिटेड बाय चाइल्ड, मतलब जुवेनाइल। अभी ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एक नया चैप्टर हुआ। अब हर हफ्ते पेपर में देखते होंगे ये बच्चे के प्रति ऐसा हुआ, ये बच्चा माने कि मेल फीमेल दोनों है। क्यों? लॉ एंड सोसाइटी तो साथ में चलती है। हमें एक कानून बनाना पड़ा, पोक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंसेस एक्ट, पोक्सो नाम का एक कानून 2013 में बनाना पड़ा। कड़ी से कड़ी सजा की बात की। अरे हम तो 1950 से अपना संविधान में आर्टिकल 21 देते हैं कि हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। 15 दिन में बच्चों और महिला को विशेष रक्षण देते हैं। 44-45 की बात करते हैं। 23 और 24 में प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये 1989 में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट जो है उसको 1992 में सिग्नेचर करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एनेक्ट करते हैं, फिर ये पोक्सो कानून बनाते हैं। तो हर हफ्ते अब देखो 2013 के बाद में उसके नंबर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है 16 साल के, अभी 18 साल के कम आयु वाला, वो अपने आप का रक्षण देने के लिए सलामत नहीं है, या वो ऐसी जगह पे आ जाता है वो आप देखते होंगे बच्चे के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ऑफेंस है ये, आप मैं भी आपको उसके नंबर दूंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा। 92% offense committed against child and women are known person. वो उसको जानने पहचानने वाले ही है, और बच्चों में तो उससे भी ज्यादा, एक फैमिली के ब्लड रिलेशन वाले। उसको कौन बचाएगा? तो हम बात करते हैं कानून से सुधरेगा, कानून से, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हु विल रिस्पेक्ट द चाइल्ड? तो ये राइट टू एजुकेशन हमने लाया, समाज में जागृति आएगी तो काम होगा। तो उसकी तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चलती है। बच्चों को, गरीब बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, क्यों? ये तो पैसे वालों की स्कूल है, या कोई गरीब का बच्चा आएगा तो दूसरे बच्चे को कैसा लगेगा, है ना समाज में ऐसा।
अब मुंह हिलाऊंगा तो मुझे पता लगेगा? नहीं, हम तो 1 लाख फीस देते हैं, एक गरीब का बच्चा हमारे साथ कैसे पढ़ सकता है? और हम बात करते हैं इक्वालिटी लाने की, हम समन्याय की बात करते हैं। जो कानून बनाया है उसका पालन नहीं करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं बोले आप कोर्ट में जाइए, हम एडमिशन नहीं देंगे। तो आरटीई का पालन नहीं होता है। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये कानून तो बना दिया है। ये घूस किसी को देना भी अपराध है, घूस लेना भी अपराध है। तो घूस के बिना तो काम चलता नहीं है, ऐसा पेपर में आता है। तो कौन करता है इसे? कहां से होता है? दफ्तर से होता है। दफ्तर में कौन काम करता है? पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। कौन पढ़ाता है? शिक्षक पढ़ाता है। लेकिन अकेला शिक्षक जिम्मेवार नहीं है, होल सोसाइटल एनवायरनमेंट, उसके साथ में बहुत सारे पहलू आते हैं। तो ये जो पर्पस है वो हमारा पर्पस डिफीट होता है। तो ये कानून बना दिया हमने, धर्म के लिए भी कानून बनाया है। तो हम लोगों ने धर्म का उपयोग कैसे किया? हमने 1984-86 में कानून बनाया कि धर्म स्थान के अंदर कोई भी राजनीतिक प्रवृत्तियां नहीं की जाएगी, धर्म स्थलों के अंदर हथियार नहीं इकट्ठे किए जाएंगे। क्यों बनाया? क्योंकि हमने धर्म स्थानों का उपयोग धर्म की जगह एक अलग प्रकार के काम के लिए किया। तो उसको हमने पॉलिटिकल शेप दे दिया। और दूसरी ओर लोग धर्म के साथ में इतने जुड़े हुए हैं, भावुक हो जाते हैं। और वो धर्म की बात हम जाहिर में कर नहीं सकते, क्योंकि कब किसकी संवेदना भड़क जाए उसका पता नहीं होता है। हमें धर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कहा? सभी धर्म समान है। स्टेट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन एंड स्टेट हैव नो रिस्पेक्ट। हम सेक्युलर है, बिन सांप्रदायिक है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई आदमी इंटरव्यू में जाएगा जहां सरकार का पैसा होता है, वहां धर्म की बात पूछेगा नहीं कि आपका धर्म क्या है, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई नौकरी दी जा नहीं सकी और कोई धर्म के आधार पर नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। और हमारे संविधान में माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन भी दिया, क्योंकि लैंग्वेजिस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, सेक्सुअल माइनॉरिटी भी, अभी तो वो भी आ गया है, उसको भी हमने प्रोटेक्शन दिया। थर्ड जेंडर, जो इसको न्यूट्रल बोलते हैं, हिजड़ा कम्युनिटी बोलते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से कई यूनिवर्सिटियों में तो अपने करिकुलम में भी दाखिल कर दिया है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद में दे आर आल्सो इक्वली एंटाइटल्ड फॉर आर्टिकल 40 आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19, उसको भी जीने का हक है। उसमें उसकी कोई कसूर नहीं है, तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है। इट इज बाय डिफॉल्ट, इट्स ए फॉल्ट ऑफ नेचर, व्हाट ही और शी कैन डू। तो उसको भी कई राज्यों में तो उसके लिए रिजर्वेशन दिया, कई राज्यों में तो वो एमएलए भी हो गए, कई जगह पे हो भी गए। मुझे पिछले 2 साल पहले उड़ीसा में जाके उसके महामंडलेश्वर से मुलाकात भी हुई, तो हमने बड़ा व्याख्यान भी दे दिया। उसमें उसका फॉल्ट क्या है? लेकिन जब बात आती है लेस्बियन एंड गे राइट्स की बात आती है, अभी ये अलग मुद्दा है और उसके डीप में नहीं जाते, लेकिन संवेदना पैदा करने की जो बात है, ये संवेदना हम पैदा करें। पहले आप सभी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ाते भी है कि ये जो बहनें अपना जिस्म बेचकर मजबूरी से या किसी भी तरह से अपना कुटुंब का खर्च उठाती है, उसको आज से 10 साल पहले क्या हालत हुआ करती थी? लोग उसको देखते नहीं थे, थूकते थे, उल्टा है, ऐसी है, वैसी है। आज लोग हम सब समझने लग गए, शी इज नॉट ए कल्प्रेट बट शी इज सराउंडेड बाय द कल्प्रेट एंड सम इज अर्निंग मनी एट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द विक्टिम गर्ल। उसको फंसाया जाता है, बहकाया जाता है, हम शादी करेंगे या तो तुम्हें ये नौकरी मिलेगी, यहाँ ले जाएंगे, या तो किडनैप किया जाता है, ट्रैफिकिंग किया जाता है, फिर उसको
बेच दिया जाता है, फिर उसको ये पिप के वहां बेच देते हैं, फिर वहां उसका जिस्म का सौदा होता है। तो वो तो शी इज द विक्टिम, शी इज नॉट द कल्प्रिट। अभी समाज में एक संवेदना हुई और बहुत सारे संस्थाएं हैं आर वर्किंग फॉर प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच टाइप ऑफ विक्टिम, काम कर रही है ना। ये बॉम्बे के अंदर भी है, आंध्रा में भी है, गुजरात में भी, बहुत जगह पे काम करती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी पुलिस डिपार्टमेंट में बना है। क्यों बना है? क्योंकि ये जो ट्रैफिकिंग है वो इट्स बिगिनिंग ऑफ मोर क्राइम। ट्रैफिकिंग जो होता है वहां से, तो उसके लिए भी हमने लॉ बनाए हैं, लेकिन कहीं गरीबी के हिसाब से, कहीं बहकावे में आके, कहीं लालच में, या सिटी में जाके नौकरी करें, या तो मॉक मैरिज कर लेते हैं, फिर वो फंस जाते। तो हमने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बना दिया है, पीटा जिसका नाम है, जो पहले सीटा होया था, सप्रेशन था, अभी सप्रेशन नहीं, अभी प्रिवेंशन करना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जो है उसको हमें खत्म करना है। कानून बना दिया। पहले जो ब्लैक ट्रेड होया करता था, ह्यूमन ट्रेड होया करता था, अभी उसको हमने ये जिसको हम बोलते गुलाम व्यापार, इज वन टाइप ऑफ स्लेवरी। अभी उसमें एक नया पहलू आ गया, फिर लॉ भी बन गया। क्या बना आपको सबको पता भी होगा, या सिलेबस में भी आता होगा कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994। एक आदमी का एक ऑर्गन यानी कि बॉडी पार्ट्स विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट बॉडी cannot be implanted in the other body or it may be a cadaver। उसमें कई सारे गरीब लोगों को पकड़ के लाते थे, या समझा के, या कि भाई तेरी एक किडनी बेच डाल, तेरा एक लिवर का वो थोड़ा पार्ट दे दे, या पेंक्रियास दे दे उसको, या कोई भी पार्ट्स को निकाल देते थे और दूसरे में इम्प्लांट कर देते थे। बहुत बड़ा एक नेटवर्क पकड़ा गया। फिर 1994 में एक कानून बना। क्यों बना? तो समाज में देखो, मेडिकल साइंस ने बहुत बड़ी तरक्की की। एक आदमी का एक्स्ट्रा पार्ट है, या तो उसके अलावा भी वो जिंदा है, क्या आदमी मर जाता है तो उसके कई सारे पार्ट जो है दूसरे के शरीर में इम्प्लांट करके हम लगा दें तो 4-5 आदमी को नया जीवन मिल सकता है। अब हर पेपर में पढ़ते होंगे कि ये पूरा कॉरिडोर बना के उसके फेफड़े, लीवर, हार्ट, किडनी उसको जिंदा रख के दूसरों में इम्प्लांट किया। साइंस ने बहुत बड़ी तरक्की की। ये कोई नानी सुनी बात नहीं, ग्रेट मिरेकल। बट एट द सेम टाइम some people are busy with such type of illegal activity and under the guise of or giving some money to people and busy with some illicit trade of human organ by any way, any means, and one due to his economic capacity purchase, and the middlemen become enriched and the poor victim are left on the road. ये किसने किया? We the human. Don't blame the doctors alone. The human are responsible. We human are responsible. Society and the legislative body make a law. You can't implant, even though it's a cadaver, dead person is going to be died, and his family members say, okay, remove the ventilator, and the organ may be transplant, removed from the body, and before one died, it should be implanted into the needy one as per the procedure. Good invention. But how we use? कैसा हो गया? क्यों हो गया? उसमें लॉ कहाँ आता है? We the human. एक जैसे ऑर्फनेज, समाज में बच्चे इधर इधर अनाथ हो जाते थे, कहीं फेंक देते थे, तो हमने क्या किया? एडॉप्शन की नई थियरी बना दी, उसका लॉ बनाया है। अभी लॉ नहीं बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है।
कि पहले हम क्या करते थे कि कोई आदमी के फैमिली में बच्चा नहीं है, खुद का पति पत्नी को, तो उसको पूरी जिंदगी जो वो कमाया उसके लिए ये संपत्ति का क्या होगा? तो बोले किसी का बच्चे को गोद ले लेते हैं, दे अडॉप्ट द चाइल्ड। ये क्या हो गया? टू टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। दूसरा ऐसे हो गया रिलीजियस पर्पस, एक हो गया कि बच्चे नहीं रहेंगे तो उसके कर्मकांड कौन करेगा, तो वो नरक में जाएगा। तो कर्मकांड करके उसका फैमिली चालू रहे, वंश चालू रहे, उसके लिए बच्चे को गोद ले लिया करते थे। तो फर्स्ट वन वाज प्रॉपर्टी सेंट्रिक, सेकंड वन वाज द रिलीजियस सेंट्रिक, थर्ड वन वाज टू रन द फैमिली। मेरा वंश चालू रहेगा, संपत्ति के साथ में वंश भी चालू रहेगा, फैमिली ट्री शुड बी ग्रो। लेकिन उसमें बच्चे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। तो हमने क्या कर दिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट्स में हमने ऐसा एक नियम बना दिया कि एवरी चाइल्ड हैव ए राइट टू बी एडॉप्टेड। जो बच्चा अनाथ है वो बच्चे को कोई गोद ले, ऐसा ये बच्चे का अधिकार है। मतलब इट्स ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी। वो अनाथ हो गया, किसी ने रोड के ऊपर पैदा होते ही फेंक दिया, उसमें बच्चे का कसूर क्या है? तो पहले हम उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते थे, तो कोर्ट ने क्या बोला? नो, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ इलेजिटिमेट चाइल्ड। द चाइल्ड इज बोर्न विदाउट द लेजिटिमेट वेडलॉक। Child is born same way. The child is born with the due wedlock process. This is unwedded mother give the delivery of the baby. तो उसको बोला कि child is not illegitimate. The relation was illicit. Child is illegitimate. तो ये ऐसे बच्चे कम हुए। तो सोशियोलॉजी ने, लॉ ने बहुत सारे तरक्की की और बहुत सारे बच्चे एडॉप्शन के लिए लेने के लिए प्रोबेबल जो एडॉप्टिव पेरेंट्स होया करते थे उसको समझाया। तो हमने क्या किया, उसका भी एक व्यापार कर दिया अंडर द गाइज ऑफ एडॉप्शन। सो मेनी चाइल्ड आर एक्सप्लॉइटेड। तभी सुप्रीम कोर्ट के पास लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि यदि बच्चे को विदेश में गोद में दिया जाता है तो कैसे देना चाहिए। तो एक सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा नाम की एक अथॉरिटी बनाई और 99 में ये अथॉरिटी काम करने लग गई। अभी तो आप पेपर में पढ़ते होंगे कि नन कैन अडॉप्ट द चाइल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द कारा गाइडलाइन एंड द अथॉरिटी इज रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूशन हु कैन कीप द चाइल्ड। आप बच्चे को भी किसी के घर में ऐसा नहीं रख सकते हो। You must have a license and due procedure should be followed by family court or the district court. Where the family court is not there, then the district court have a power to give the child into adoption. देखो, फिर हमने ये बहुत सारे बच्चे को ऐसे चैनलाइज करके एडॉप्शन में दिया। तो कई लोग ऐसे करने लग गए, ऐसी संस्थाएं बना दी। बहुत सारे के हमारे तो लॉ में आते हैं, आप भी पढ़ना, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिमिनल स्टोरी है। तो अंडर द गाइज ऑफ एडॉप्शन बच्चे को ले जाते हैं। फिर बच्चे का क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा दी, गाइडलाइन दी कि पहले बच्चे को विद इन द एरिया, विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री देना है। उसमें भी पता लगे कि यही फैमिली का है तो उसी में देना है। यदि नहीं होता है तो थर्ड राउंड में उसको फॉरेन में देना है। जो लॉ बनाया, मैं इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी की बात करता हूं। फॉरेन में देना है तभी इंडियन ओरिजिन कपल्स आर देयर, देन इट मे बी गिवन ए फर्स्ट प्रायोरिटी। यदि नहीं है तो वन शुड बी इंडियन ओरिजिन, दो में से एक भारतीय होना चाहिए। यदि दो नहीं है तो आप वहां फॉरेनर में कोई है, उसका जो प्रोसीजर होने के बाद में
ये बच्चे को पूरा फॉरेन कपल को एडॉप्शन में दे सकते हो, क्योंकि यूएनसीआरसी बोलता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एट द लास्ट रिसोर्ट। बच्चे को संस्था में तभी रखो जब उसको होम जैसा एनवायरनमेंट मिलने का कोई उम्मीद न हो, तभी उसको संस्था में रखना है। इतना हमने तरक्की किया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि बच्चे एडॉप्ट करते हैं। उसमें दो पहलू होते हैं, एक तो चाइल्ड सेंट्रिक होता है, दूसरा दोज हु आर इन नीड ऑफ चाइल्ड। आपने देखा होगा कहीं सारे हीरो हीरोइन और प्लेयर्स ने बिना शादी किए बच्चे एडॉप्ट किए हैं। क्यों किए? कई हीरोइनों ने शादी नहीं की है और बच्चे डिलीवर भी किए हैं, नहीं फेंक दिया है, अपने पास रखा है। कई ने खुद के बच्चे होते हुए भी बच्चे एडॉप्ट किए हैं। क्यों? दे लव द चाइल्ड। और कहीं ऐसे है ड्यू टू सम बायोलॉजिकल और मेडिकल डिफेक्ट आइदर साइड, they are not in a position to retain or carry the pregnancy, then and they are interested to share their love to the child or child alone, not sake of religion or a property purpose, then where he can go? Then they go to this orphanage or the recognized institution and fill up the form, and all the procedure will be carried out by the institution, and the child is finally given by the authority. तो ऐसे फैमिली भी आगे आ रहे हैं। देखो बच्चे को तो क्या मिलेगा, दे गॉट द लव ऑफ द फैमिली एंड फैमिली पेरेंट्स गॉट द चाइल्ड, दोनों का मेल होगा। देन ऑर्फनेज में बी क्लोज डाउन और they become a good citizen. They are not stigmatized as an orphan, even though without any offense committed by them. तो ये सारी जो बातें हैं ये कानून ने बनाई, क्यों? समाज को अच्छा करने के लिए। हमने राइट टू एजुकेशन बनाया, क्यों बनाया? नॉट फॉर सेक ऑफ एजुकेशन। जब कोई बच्चा या पढ़ाई करेगा तो वो थोड़ा सोचेगा, ये सोचेगा तो उसकी सोच बढ़ेगी, ये सोच बढ़ेगी और ये सोच अमल में आएगी तो अच्छे नागरिक होंगे। और कोई भी देश कैसा है वो उसके नागरिक के हिसाब से जाना जाता है। और नागरिक में उससे भी पहले कि इफ यू वांट टू द स्टेटस ऑफ दिस कंट्री, व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, then it will be not required to visit the particular country, but today you can assess or access how the child is developed in this country. Then you have a roadmap of this country, what would be the position of the country after the 20 or 15 years. क्योंकि आज जो बच्चा क्या करता है वो 18 साल का होने के बाद में क्या करेगा वो हमें आज पता लगता है। तो इसीलिए उसको हम पढ़ाएंगे तो अच्छा बच्चा बनेगा, सोच अच्छी बनेगी, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, एंड ही आल्सो कंट्रीब्यूट इन ए नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो इसीलिए हमने आरटी एक्ट बनाया है, नहीं कि ये शिक्षकों को नौकरी मिले, वो पर्पज नहीं है, अच्छी समाज व्यवस्था के लिए, नॉट फॉर द लिटरेसी अलोन बट द एजुकेशन। तो ये एजुकेशन बढ़ेगा और ये एजुकेशन के थ्रू हम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। कानून से होगा, लेकिन कानून इतना जल्दी बदलाव नहीं ला सकता है जितना मैं खुद अपने आप को बदलाव लाने के लिए तैयार हूं। इफ माई साउल से इट इज रॉन्ग, इवन दो लॉ परमिट्स, आई विल नॉट डू द थिंग विच इज रॉन्ग as per law and I believe in the law. तो हमें जो संवेदना है वो संवेदना
डिग्री के प्रति नहीं, उसकी जो भाव है उसके प्रति लगानी है, वो कैसे लगा सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो सोसाइटी जो है उसमें हमें लीड लेनी है। Whenever we are teaching in our class, then when certain topic came as a part of curriculum, then we have to use such type of dialogue. Then we are giving some input in this mind of the student. So we sow the seeds in the mind of young one, and they start some imbalance. Imbalance in the science of thinking process. ये क्यों होता है, कैसे होता है, वाई इसको हम अच्छा नहीं कर सकते, क्यों हम इसको अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है ना कि when the inner bonds illuminate the whole world, इसे दिखावे की बात नहीं होती है। जब गांधी जी ने देखा कि एक औरत के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, then he remove his three-piece suit and say, I will wear this dhoti and this case. And it is known as half naked monk of India. Kyun? He can do the thing by wearing three-piece suit. Nothing is wrong. But it touches heart. And when something touch the heart, mind will be disturbed. So what should be touched to heart and what we have to think with the mind, if we can manage the distance and difference and implement it, then nothing is impossible, because impossible itself is I am possible. If you read the spelling, IMPOSIBBLE, I am possible. But who have a will to do, only we can do, not the other can do. If we say other will do, then other will say other will do. So this is the matter of my concern. And what is my concern? It is a concern of whole. And if it is a concern of whole, societal concern, then the time will come. We have a good society, no any humiliation, no theft, no crime, no undue advantages will be available, no corruption will be remain in the society, and it is very easy to say as well as implement. If I become honest, if everybody decide socio-legally, then where this avenue available for the crime? If I am discharging my duty as per my duty contract with my institution, then my message goes to my students. They are not directly come to me or you say, sir, आज आपने 1 घंटे का lecture लिया है. The automatically the teacher is law-abiding citizen. Teacher is discharging his duty, and it creates a good impact in his mind when one resume a job in any sectors after getting the degree, he try to follow it. So we have to sow the seeds not only by preaching or by teaching, but by our own behavior. And today's generation is very much sensitive, very much active, but it requires shaping by setting a good example, not a hypothetical. Because where there is an example is hypothetical, answer is hypothetical. हम गुजराती में कहावत में बोलते हैं ना, जब माटी की मूर्ति बनाते हैं तो उसकी आंख असली नहीं लगाते हैं। मिट्टी की जो मूर्तियां होती है उसको हम राइस की आंखें लगा देते हैं या तो शेल की आंखें लगा देते हैं। तो गुजराती में बोलते हैं ना, माटी की मूर्ति ने चोखानी आंखें होय, ऐसे गुजराती में बोलते हैं। तो हम we should set up a good example in the society, and if we set up a good example
and try to connect the issue and go to the root cause and we diagnose, then we can definitely change the society, or the society decided there is a trouble or a wrong, then we can make a law or change the law and try to people follow the law, and the thing which is not needed will be culminated and the thing is needed will be inserted or implanted by enacting a new act or a modifying existing act or amending the act, and we have a good society. So this is my idea to share with you that the education is a interconnected and interlinkage. So alone man cannot do, a subject cannot do. Now it is interconnection, and sociology have a connection with the psychology, have a philosophy, have a law, have a anthropology, and medical science also. So sociology is a interconnected and interlinkage subject or a multi-faceted subject. You cannot study in isolation. It also have a concern with the economics also. In the German, this तो बुजुर्गा समाज की बात करते हैं. We can't say some set of the society is enjoying, then it's a good sign. If the foreigner came in India, then it moved in a Delhi and Bombay. We can't get the whole idea about the Indian culture. They should go to all the rural part. You see how the Gandhi ideology impact. He traveled the whole India, not remain city centralized executive office. As per the advice of the Gopal Krishna, this Gokhaleji, he traveled whole India and he touched his mind hard. What is the pain of the society? And provide 33 years leadership to the society. It's a social issue. Inequality and exploitation of a human being. And very politely, he say, we want justice. You see the leadership, 33 years, how the whole nation follow. See his dedication. He go to the root cause and it touched the heart. How it touched the heart? Two example, I will give you the one example. When in Ahmedabad, it was a Manchester of India earlier. And in 1919, there was a strike took place and later on this Majur Mahajan Sangh was established. And the Gandhiji and this banker Sahab and others, they asked these mill owners and the directors of this company and others, let's go to the basti of the worker. And at that time they agreed. Shankarlal banker, you may be aware that as a sociologist. And see, all are your workers. You have a money, so you are the employer. They are your employee. They have not eaten since 2 days. Why? And you are enjoying all the luxury. You have a luxury because they did a lot of work for you. And now they are not getting anything and you are enjoying. And they want enhancement of the wages. And what is wrong? You are multiplying your profit and they are not getting the bare minimum things. And Professor Anand Shankar Dhruv was appointed as an arbitrator and the arbitration took place and up to certain extent the wages were extended because it touched the heart of the employer. Ultimately, it is my labor, my labor.
So when we can create a sensitivity through our example, our behavior, true example, not a very decorative or artificial, but real one, possible one, applicable, and ready to sacrifice for a noble cause, then we can change the society, we can change the law, we can change the practice. But it requires dedication, it requires commitment, and commitment came once we have to read, understood, then we can conceive. First we conceive the idea, then the idea becomes the embryo. I think I'm not speaking this very good or English. हमें कोई विचार को एक्सेप्ट करना है, वो विचार अंदर रहेगा तो उसका संस्करण बढ़ेगा, उसका संस्करण बढ़ेगा तभी वो वास्तव में काम करेगा. When it delivered, when we conceive, then deliver. But how we conceive? By reading the good books, listening to good orators, not orators, good person. Because the orator will look good in a drama or a politics or in cinema. Dialogue बाजी, उससे समाज में सुधार नहीं होता है. If we want to make a reform in the society, then we have to nurture the values. We have to inculcate the values, and it will be lead the society, and we can create a real miracle in the society, not just by superstition. हम अंधश्रद्धा के हिसाब से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. हमें सच्चा सही काम वैज्ञानिक तरीकों से करना होगा. उसके लिए हमें हमारी सोच बढ़ानी होगी और ये सोच का हमें कानून करना होगा और ये कानून से समाज का दोनों का मिलन होगा. So law and society is a two side of one coin of the nation. You cannot neglect the law, you cannot neglect the society, but both are mutual. It is not in the competition, but there is a correlation. It is a mutual. It is not in competition. It is a collaboration. It is not in competition. And if it is collaborate, two sides of one coin, then we can definitely challenge the challenges and we can transform the society. So I give, even though for a protection of the vulnerable section, earlier I discussed that. Who is vulnerable? I also give some light. Particular disabled. Who is disabled? Those who are not protect themselves is a disabled. I'm not talking differently able people. Suppose I go to Chennai and I'm not knowing the Tamil, then I'm disabled. I'm handicapped. Handicapped with language. I can't speak English, I can't speak Tamil, or I can't speak Telugu, so I'm becoming handicapped. And I'm vulnerable. I may be exploited. So the vulnerable section, anyone can be vulnerable in a situation, but generally the vulnerable section of the society is the poor, the weaker section, the child, differently able, aged people, and women. And poor and women and differently able women and differently able poor child is more vulnerable. So we have to take care of the vulnerable section of the child, and we have a act since long. Child should not be employed in any hazardous work, and recently the act is amended. But
we see so many child is working in a prohibited area where they are not allowed to work, even though it may their own family business as per the legal terminology. But we found that. So law is there, society is there. Why law is not working? Because one have to put machinery into the motion. Who put the machinery into the motion? Who is responsible? Those who are duty bound. If you visit the Andhra Pradesh, there is so many districts is declared child labor free district. How? The poverty stricken. And don't relate poverty and child labor are parallel. Now, Kerala is a poor state where you found very less child labor. Where Punjab is a rich state, you found child labor is more in comparison with the Kerala. Why? Literacy, education. So if we remove the child from the labor, then we never allow poverty to grow. Otherwise, we are feeding to the poverty. We are growing poverty. So it's not an issue of law alone. It's an issue of socio-legal economical. Some is arguing the poor parents have no any avenue. No, there is so many government schemes are there. Differently able people are there, that scheme is there, widow pension scheme is there, skill enhancement scheme is there, midday meal scheme is there, and free ship is there. So many schemes are there. But it is a duty of the concerned department and NGO and the educated class to awaken the society. Then we can make the societal change. So this is the thing which I share my views with you.